शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। यहाँ पर 250 से अधिक मौसमी मतलब वाटर बॉडीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफोलू रिवर है इसके बीचों बीच से बहती है। पूरे वर्ल्ड के 2/3 एक सींग वाले जो गैंडे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। यदि हम संरक्षण के प्रयासों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई वाटर बफेलो पर किया जाता है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के बाद भारत में धारीदार जो बिल्ली हैं उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में ही स्थित है। और यदि हम एक सींग वाले गैंडे की बात करें, भारतीय राइनो जिसको कहा जाते हैं, राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा होता है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वाले हिस्से में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब इनके संरक्षण के लिए भारत ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति भी शुरुआत की थी। एक सींग वाले गैंडे 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे और ये एशिया की एकमात्र स्तनधारी बड़ी प्रजाति है जिसे 2008 में IUCN की सूची में विलुप्तप्राय श्रेणी से असुरक्षित प्राणी की रेड सूची में डाल दिया गया था। और एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, एक रिवर इसके बीचों बीच से तो जाती ही, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साइड से बहती है। ठीक है, इसके एरिया की हम बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। सर्दी में साइबेरियन प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसको 1972 काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था और फिर इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसको भारत सरकार द्वारा 2006 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय का कहना है नेशनल पार्क एक प्रकार से संरक्षित क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी अभयारण्य के अंतर्गत या फिर बाहर के किसी क्षेत्र को उसकी पारिस्थितिक पशु पक्षी वनस्पति उसकी भू आकृति जैव संरचना और महत्व संरक्षण और प्रसार के हिसाब से इसको संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है सैटेलाइट फ़ोन्स की पिक्चर। सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट फ़ोन भी जिसको कहा जाता है या फिर सेट फ़ोन भी हम शॉर्टकट में बोलते हैं, एक प्रकार से मोबाइल फ़ोन ही रहता है जो कि कनेक्ट होता है अदर फ़ोन से या फिर टेलीफोन नेटवर्क से बाय रेडियो थ्रू ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से ही इसको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के जो गार्ड हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन जो है प्रोवाइड किए गए। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू डू सो, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। तो ये पहला इस प्रकार का नेशनल पार्क है जिसको पहली बार सैटेलाइट फ़ोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ये पिक्चर है काजीरंगा नेशनल पार्क की अंडर वाटर ड्यूरिंग द मानसून। Kaziranga has become the first national park in India to have been equipped with satellite phones, ऐसा ऑफिशियल का कहना है वेडनेस के दिन। ये जो डिसीजन लिया गया है प्रोवाइड करने का सैटेलाइट फ़ोन्स, ताकि एंटी पोचिंग जो उपाय किए जाते हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सके, अवैध रूप से उनका शिकार ना हो सके। ठीक है, ये काम किया गया है यहाँ के CM हेमंत बिस्व शर्मा के दिन 27 मई को। तो स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बरुआ, इन्होंने हैंड ओवर किया 10 फ़ोन टू फॉर काजीरंगा के फॉरेस्ट पर्सनल को।
ये जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं इनका यूज़ किया जाएगा इन पॉकेट्स ऑफ द पार्क 6 रेंजेस विथ नो वायरलेस या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी। तो काजीरंगा हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज़ सैटेलाइट फ़ोन्स विच आर जनरली यूज्ड बाय लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। नॉर्मली इनका यूज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही करती हैं, ठीक है, नॉर्मल इनका कोई यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं एक प्रकार से मदद करने वाले हैं फॉरेस्ट पर्सनल को, अवैध रूप से जो इनका शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है, एंड आल्सो ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जैसे कि यदि वहाँ पर फ्लड आ जाती है तो उससे निपटने के लिए इनका यूज़ वो कर सकें। अब जनरली हम सैटेलाइट फ़ोन की बात करें तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इनको जो है 10 सैटेलाइट फ़ोन को प्रोड्यूस किया फॉर काजीरंगा। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जा रही 16 लाख, और द पार्क अथॉरिटीज़ विल बियर द मंथली एक्सपेंस फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है लैंडस्लाइड को लेकर के। तो लैंडस्लाइड मतलब एक प्रकार का लैंड स्लाइड करना या फिर मूवमेंट करना। इसमें मूवमेंट होता है रॉक का, अर्थ का, या फिर अर्थ के मलबा का डाउन ए स्लोप्ड सेक्शन ऑफ लैंड। इस प्रकार से यदि ये ढाल वाला हिस्सा है, यहाँ से यदि मलबा इस प्रकार से नीचे गिरता है, इसको ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड आर caused by rain, earthquake, volcanoes और other factor that make the slope unstable। कुछ ऐसे फैक्टर जिनसे स्लोप जो ढाल है वो अनस्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, इसी के चलते चलते लैंडस्लाइड होता है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी भी है जो उसका जिम्मेदार है। यदि हम इसके कारण की बात करें तो आखिर कौन कौन से कारण हैं। लैंडस्लाइड हैव 3 मेजर काजेस, जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक या फिर मटेरियल, उसको ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी के चलते चलते भी लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन यदि हम देखें तो जियोलॉजी। जियोलॉजी रिफर्स करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल यहाँ से लैंडस्लाइड होता है वो मटेरियल किस प्रकार का है, ठीक। द अर्थ और रॉक माइट बी वीक और फ्रैक्चर्ड या फिर डिफरेंट लेयर में हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। यहाँ पर वीक या फिर फ्रैक्चर्ड मटेरियल की बात करी जा रही है, डिफरेंट लेयर वाले मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। इनकी अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है एंड स्टिफनेस होती है। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, इसका मतलब रहता है स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड। जैसे कि एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, स्लोप्स दैट लॉस देयर वेजिटेशन। अब यदि ये ढाल है इस प्रकार से, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए थे, यदि ये यहाँ से जल जाते हैं या फिर इनका कटाव कर दिया जाता है, अब इन्होंने जो मिट्टी को पकड़ के रखा था वो मिट्टी अब धीरे धीरे मलबे के रूप में नीचे आने लगती है, ठीक है। तो लॉस देयर वेजिटेशन टू फायर या फिर ड्रॉट आर मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। वेजिटेशन होल्ड करके रखते हैं सॉइल इन प्लेस एंड विदाउट द रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज, bushes and other plant, the land is more likely to slide away। एक और रीजन है इरोजन का, ठीक है, वीकनिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू वाटर, इसको ही इरोजन कहा जाता है। ये भी एक रीजन लैंडस्लाइड होने का। अब यदि हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये ऐसे रीजन हैं जो कि लैंडस्लाइड के लिए रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सवेशन मतलब खुदाई करते हैं, गहरी गहरी सुरंगें बना देते हैं, एंड वाटर लीकेज आर सम ऑफ द कॉमन एक्टिविटी दैट कैन हेल्प डीस्टेबलाइज या फिर वीकन ए स्लोप। इसके अलावा हमें जियोग्राफी से ही जॉर्ज देखने को मिलता है, ठीक है। जॉर्ज इस नैरो वैली, ये आप देख रहे हैं, ये घाटी है, एकदम सकरी घाटी होती है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिखाया गया है।
और ये जो पत्थर हैं एकदम खड़ी दीवार वाले रहते हैं इसमें दोनों तरफ में, इसको ही कहा जाता है गॉर्ज। गॉर्ज इज नैरो वैली विद स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स या फिर माउंटेन। A gorge is often smaller than canyon, although both words are used to describe deep, narrow valleys with a stream or river running along their bottom। तो न्यूज़ की यदि हम बात देखें तो हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ आई है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप होने से 10 लोगों की डेथ हो गई है और 16 लोग अभी मिसिंग है। बस फियर टू हैव रोल्ड डाउन गॉर्ज। गॉर्ज में उसके दुर्घटना होने की संभावना बताई गई है बस की। एटलीस्ट 10% वर किल्ड आफ्टर सम व्हीकल इंक्लूडिंग ए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस with at least 28 passengers on board were hit by boulders and mud following a major landslip on National Highway 58 निगुल सराई इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेडनेसडे की ये बात है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है मेडल को लेकर के जो एनालाइज किया गया है उसके बारे में है। ठीक, इसमें बताया गया है कि जनरल यदि हम देखें तो बड़े साइज़ की जो कंट्री है, बड़े साइज़ मतलब इकोनॉमी के रूप में बड़ी है, मोर मेडल्स मतलब जितनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमी है उतने ही ज़्यादा उसने मेडल्स जीती है विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन। इसमें लेकिन कुछ कुछ अपवाद बताए गए हैं जैसे कि केन्या, इथोपिया और यूक्रेन। यदि हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो टॉप 10 जो कंट्री रही हैं मेडल जीतने के मामले में, तो 55% ऑफ ऑल मेडल्स जो टॉप 10 कंट्री हैं उन्होंने जीती मेडल का हिस्सा। अब इनमें से 8 ऑफ देम आर हाई इनकम कंट्रीज़। ऑन अदर हैंड यदि हम देखें फैक्टर सच एस जैसे कि पॉपुलेशन का साइज कैसा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, इसने भी जो है मेडल जीतने के परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट डाला है। अब यदि हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें किस टर्म में, जीडीपी किस हिसाब से 2020 की हम बात कर रहे हैं, यूएस, चाइना और जापान, यही जो टॉप 3 कंट्री हैं वो टोक्यो मेडल में सबसे ज़्यादा जीते हैं। यदि हम बात करें 1992 से लेकर के 2021 तक तो 65% ऑफ ईच हाई इनकम एंड अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ 65% हिस्सा ये लिए हैं और 27% जो हिस्सा है मेडल का वो गया है लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ में और 37% हिस्सा है वो लो इनकम वाले कंट्रीज़ हैं उन्होंने जीते हैं। यदि हम बात करें 1992 से लेकर 2021 तक तो विथ 21 मेडल्स बिटवीन 1992 एंड 2021 इंडिया स्टैंड 55वें नंबर पे एमोंग 93 कंट्रीज़ विथ एटलीस्ट 1 ओलंपिक मेडल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं रोहिंटन नरीमन, ठीक है, इनका रिटायरमेंट होने वाला है थर्सडे के दिन टुडे। हिज जजमेंट टैप्ड द माइरिड नर्वस ऑफ आवर सोशल एंड लीगल फैब्रिक। इनके बारे में कुछ बताई जाती हैं कि इन 1993 देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.एन. वेंकटचा अमेंडेड द कोर्ट्स रूल टू डेजिग्नेट हिम सीनियर एडवोकेट एट द एज ऑफ 37। इसके बाद ही वॉज अपॉइंट किए गए सॉलिसिटर जनरल इन 2011। ही बिकेम ओनली द 5वें नंबर के लॉयर इन द नेशंस हिस्ट्री टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2014। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से जो न्यूज़ है वो सूडान के बारे में है, तो इसको सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। पहला जो मैप है वो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में वो आता है, तो सूडान आता है अफ्रीका महाद्वीप में। और यदि मेजर जो रेखाएं हैं जैसे कि जो रेखाएं उनसे यदि इसकी लोकेशन को देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा और 0 डिग्री वाली इक्वेटर वाली रेखा, इन दोनों के बीच में स्थित है सूडान। और यदि हम 0 डिग्री वाली जो मेडिटेरेनियन वाली रेखा है यहाँ से इसकी लोकेशन देखें तो उस रेखा के ये पूर्व में स्थित है। अब कुछ मेजर सी हैं उनको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन से ओशियन हैं। यदि हम मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो इसके नॉर्थ में पड़ता है,
रेड सी इससे लगा हुआ है और इसकी स्थिति है इसके पूर्वी वाले हिस्से में। और यदि हम आगे जाएंगे पूर्व की तरफ तो पड़ता है अरब सागर। यदि हम सूडान के नीचे तरफ में जाते हैं और पूर्वी तट पर देखें अफ्रीका के, तो इंडियन ओशियन है और लेक विक्टोरिया सूडान के दक्षिण में पड़ती है। साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ता है अफ्रीका के पश्चिमी वाले तट पे और सूडान के पड़ेगा दक्षिणी वाले हिस्से की तरफ। अब इसके बाद वाला जो मैप है ये बताता है कि वो कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये सूडान हो गया। यदि सूडान के नॉर्थ में हम जाएंगे तो इजिप्ट के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। नॉर्थ और पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ जाते हैं तो लीबिया के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और यदि हम पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो चाड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से की तरफ जाते हैं तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण में है साउथ सूडान और पूर्व की तरफ जाएंगे तो इरिट्रिया और पूर्व और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इथोपिया देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ मेजर नेशनल पार्क बनाए गए हैं जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, जैसे कि रेडोम नेशनल पार्क। ठीक है, एक है डिंडर नेशनल पार्क जो कि इरिट्रिया के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। और ब्लू जो नील रिवर है, ठीक है, आगे से ये 3 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी तो 2 धाराएं हैं वो डिंडर नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती हैं। और इसी प्रकार से रैंडम जो नेशनल पार्क है यहाँ से भी एक रिवर होकर के गुजरती है, यहाँ पर उसका नाम नहीं बताया गया है। अब यदि न्यूज़ को देखें तो सूडान टू हैंड ओवर बशीर ओवर फॉर जीनोसाइड ट्रायल। तो सूडान में एक बशीर है जो कि जीनोसाइड का इनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, इसलिए ये उनको हैंड ओवर करना चाहते हैं। सूडान विल हैंड ओवर लॉन्ग टाइम एट्रोक्रेट ओमार अल बशीर टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो सूडान इस इंटरनेशनल कोर्ट को जो है हैंड ओवर करने वाला है एलोंग विथ अदर ऑफिशियल वांटेड ओवर द दरफुर कॉन्फ्लिक्ट। फॉरेन मिनिस्टर मरियम अल महदी ने का कहना है वेडनेसडे की थी। एमआर बशीर 77 साल इनकी एज बात बताई जा रही है, इनके बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी। हैज़ बीन वांटेड बाय द आईसीसी फॉर मोर देन ए डिकेड ओवर चार्जेस ऑफ जीनोसाइड। इसके अलावा वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन द सूडानीज रीजन। सूडानीज रीजन में नरसंहार फैलाने के लिए इनको जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो डिमांड कर रहा है। The cabinet decided to hand over wanted official to the ICC. MS Mahdi was quoted as saying,